लास्ट वीडियो में जहाँ पर पॉइंट एट इन्फिनिटी पर डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ पर एक थ्योरम करवाई गई थी कि अगर हमें किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड का बिहेवियर पता करना है कि उसका बिहेवियर इन्फिनिटी पर कैसा होगा, पोल रखेगा, जीरोज़ रखेगा या किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेगा, तो वहाँ पर हमने एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था जी ऑफ जीटा, जहाँ पर जो जी ऑफ जीटा था वो कुछ नहीं, वो एफ ऑफ 1 अपॉन जीटा था। हमने कहा था कि अगर हम इस नए बने हुए फंक्शन जी ऑफ जीटा का बिहेवियर पता कर सकें जीटा टेंडिंग टू ज़ीरो पर, तो जो बिहेवियर इसका जीटा टेंडिंग टू ज़ीरो पर होगा वो बिहेवियर डिट्टो हमारे मेन फंक्शन एफ ऑफ जेड का एट इन्फिनिटी पर होगा। ठीक, इसमें टोटल 5 पार्ट थे, 5 में से 3 पार्ट हमने करा दिए थे। उम्मीद थी कि 2 पार्ट तुम लोगों के लिए होमवर्क था और उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग वो होमवर्क कर भी चुके होंगे। रीज़न किसी ने मैसेज करके ये नहीं बताया कि उनको आया या नहीं आया, हालांकि किताब में सॉल्यूशन इसका मौजूद होगा। ठीक, अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और इसी थ्योरम का हम कह सकते हैं कि इसको अप्लाई करने चल रहे हैं अगले वाले हिस्से पर। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल देना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स डिफिनीशन में कुछ अंतर नहीं, जो डिफिनीशन रियल के हिस्से में आती थी पॉलिनोमियल की, ठीक वही डिफिनीशन यहाँ आएगी। कोई भी एक्सप्रेशंस जो a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an z टू दी पावर n टाइप का होगा, जहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और जो an है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे एक n डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक वही हिस्सा यहाँ फिर भी आएगा। इतना Pn ऑफ z इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू z प्लस a2 इंटू z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस an z टू दी पावर n। ठीक, जहाँ पर a0 a1 a2 सो ऑन ये सारे के सारे बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट कैपिटल C एंड, और इसके साथ ही साथ एंड an डज नॉट इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशंस को कहा जाता है इज अ पॉलिनोमियल ठीक ऑफ डिग्री n ये एक पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, जो n है ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, पॉलिनोमियल में डिग्री फ्रैक्शनल नहीं ली जा सकती। ठीक, ये तो बात हुई पॉलिनोमियल की। अब हेडिंग डाल देना बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल एट इन्फिनिटी। किसी पॉलिनोमियल का इन्फिनिटी पर क्या बिहेव होगा, जीरोज़ रखेगा, सिंगुलरिटी में किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेगा, ये चेक करने चल रहे हैं। हेडिंग है बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल एट इन्फिनिटी। बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल एट इन्फिनिटी। सेम कंडीशन बिल्कुल अभी कहे कि कल वाली थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक ही काम करेंगे, हम अपनी मर्जी से एक पॉलिनोमियल p ऑफ z लेंगे जो ऊपर लिखा गया है। ठीक, और इस पॉलिनोमियल के अगर हमको बिहेव चेक करना है कि इन्फिनिटी पर कैसा होगा, तो हम एक नया पॉलिनोमियल खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। हालांकि उसको पॉलिनोमियल नहीं, हम एक नया एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो होगा p1 ऑफ z। ठीक, p1 ऑफ z में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस p1 ऑफ z में जहाँ जहाँ z है उसकी जगह 1 अपॉन z का रिप्लेसमेंट कर देंगे। और इस नए कंस्ट्रक्ट हुए जो ये एक्सप्रेशंस है, जो नया कंस्ट्रक्ट हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन z है और z की पावर नेगेटिव रहेगी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। ठीक, यानी इसके बिहेवियर के डिस्कशन के लिए हमें जो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा वो होगा p1 ऑफ z, और p1 ऑफ z कुछ और नहीं बल्कि p ऑफ 1 अपॉन z होगा। हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे z टेंडिंग टू 0 पर। जो बिहेवियर z टेंडिंग टू 0 पर इसका होगा, वही बिहेवियर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारे लिए गए पॉलिनोमियल p1 ऑफ z का होगा। शुरुआत करते हैं। इसी हेडिंग के अंतर्गत लिख रहे हैं
P of z is equal to a0 plus a1z plus a2 z square plus up to so on plus an z to the power n, जहाँ पर an does not equal to 0. To discuss behavior of behavior of P of z, to discuss behavior of P of z at infinity, consider P of 1 upon z, और इसी का हम लोग नाम दे रहे हैं P1 of z. हम P1 ऑफ z का बिहेवियर चेक करेंगे z टेंडिंग टू 0 पर. जो बिहेवियर P1 ऑफ z का z टेंडिंग टू 0 पर होगा वही बिहेवियर P ऑफ z का z टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर होगा. ठीक, शुरुआत करते हैं इसकी. चलो P1 ऑफ z बनाते हैं. तो P1 ऑफ z इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, सिर्फ P ऑफ z में जहाँ जहाँ z है उसकी जगह 1 अपॉन z सब्सटीट्यूट कर दो. तो ये बनेगा a0 प्लस a1 अपॉन z प्लस a2 अपॉन z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस an अपॉन z टू दी पावर n. पूरे में से 1 अपॉन z टू दी पावर n को कॉमन करते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन z टू दी पावर n कॉमन विद इन ब्रैकेट में जो बचा है उसे हम लिख रहे हैं. जब 1 अपॉन z टू दी पावर n को कॉमन किया तो यहाँ पर पहला वाला हिस्सा बनेगा ये a0 z टू दी पावर n, अगला हिस्सा बनेगा प्लस a1 z टू दी पावर n माइनस 1. इस तरीके से चलते हुए प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट में an कांस्टेंट टर्म के हिस्से आएगा. ठीक, और कन्फर्म पता है कि जब z टेंडिंग टू द 0 होगा, क्योंकि इसका बिहेवियर z टेंडिंग टू 0 पर चेक करना है, z टेंडिंग टू 0 पर P1 ऑफ z की वैल्यू, ये पूरा हिस्सा z टेंडिंग टू 0 पर ये 0, ये भी हिस्सा 0, सारे हिस्से 0, बचेगा सिर्फ an अपॉन 1 अपॉन z टू दी पावर n. an हम पहले ही बोल चुके हैं an डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट है अपॉन z टू दी पावर n. तो लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, सॉरी z टेंडिंग टू 0 पर an अपॉन 1 अपॉन z टू दी पावर n टेंड्स कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी z एट 0. ठीक, एट 0 इसके लिए ये पोल का काम कर रहा है. ठीक, शुरुआत करते हैं लिखने की. दिस क्वांटिटी टेंडिंग टू द इन्फिनिटी एज z टेंडिंग टू द 0. ठीक, बिकॉज रीजन, बिकॉज an डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक, लिखना दिस इम्प्लाइज दैट, कंफर्म हो गया z टेंडिंग टू 0 पर इसका बिहेवियर पोल के तरीके पर जा रहा है, यानी इसके पास एक सिंगुलरिटी मौजूद होगी जो कि पोल होगी और उसका ऑर्डर n होगा. ठीक, तो इसलिए लिख रहे हैं P ऑफ z का बिहेवियर. दिस इम्प्लाइज दैट P ऑफ z हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट इन्फिनिटी. इसका मतलब P ऑफ z एट इन्फिनिटी पर एक पोल रखेगा और उस पोल का ऑर्डर n होगा. ठीक, ये तो हो गया बिहेवियर ऑफ अ पॉलिनोमियल एट इन्फिनिटी, यानी फाइनल कंक्लूजन हम लिखते हैं हेंस. इसलिए हेंस एवरी पॉलिनोमियल of degree n has a pole of order n, has a pole of order n at infinity. At infinity.
नेक्स्ट थ्योरम नोट करना, द ऑर्डर ऑफ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के अगर ज़ीरो का ऑर्डर पूछा जाए तो इसके ज़ीरो का ऑर्डर जो होगा वो इक्वल्स बराबर होता है द ऑर्डर ऑफ इट्स फर्स्ट नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव, इसका जो सबसे पहला नॉन जीरो डेरिवेटिव होगा उस डेरिवेटिव का ऑर्डर और हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस का ऑर्डर दोनों आपस में कैसा होगा, एक बराबर होगा। ठीक, इसका हम प्रूफ करते हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस का ऑर्डर m मान करके चलेंगे और हम दिखाएंगे अगर पॉलिनोमियल के ज़ीरोस का ऑर्डर m है तो इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल का जो mth डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, नॉन ज़ीरो होगा। शुरुआत कर रहे हैं प्रूफ की। प्रूफ हम मानते हैं, लेट माना z इज इक्वल टू स्मॉल a इज अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m ऑफ p ऑफ z, माना p ऑफ z पॉलिनोमियल है और z इज इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम कर रहा है और ऐसा जीरो है जिसका ऑर्डर m है। ठीक, अगर इसके जीरोस का ऑर्डर m है, ठीक, तो इसका मतलब देयरफॉर या देन वी कैन राइट p ऑफ z एज p ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस a टू द होल पावर m इंटू फंक्शन ऑफ z दैट इज q ऑफ z, और जहाँ पर q ऑफ a डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, वेयर q ऑफ a डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने अपनी मर्जी से माना कि माना z इज इक्वल टू हमारे पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ z के लिए जीरोस का काम करता है, और अगर ये p ऑफ z के लिए जीरोस का काम करता है ऐसा जीरोस जिसका ऑर्डर m है, तो हमें ये दिखाना है कि p ऑफ z का जो mth डेरिवेटिव होगा वो भी खुद कैसा होगा, नॉन ज़ीरो होगा। यानी इसका ऑर्डर m और पॉलिनोमियल के फर्स्ट नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव का ऑर्डर दोनों आपस में कैसे बैठेंगे, एक बराबर बैठेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं इसकी प्रूफ करने की। सिंपल p ऑफ z को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। p ऑफ z को डिफ्रेंशिएट करते करते हम इसको m टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम देखेंगे कि सारे के सारे डेरिवेटिव और ख़ुद p ऑफ z ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो mth डेरिवेटिव होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक, इतना हो गया हो तो हम इसको हटाएं पूरा। शुरुआत करते हैं। जो p ऑफ z था हम उसे लिख रहे हैं p ऑफ z, यह हमने माना हुआ था कि z माइनस a टू दी होल पावर m इंटू क्यू ऑफ z, ये था। डिफ्रेंशिएट करने की शुरुआत कर रहे हैं, पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं p डैश ऑफ z इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये होगा m इंटू z माइनस a टू दी होल पावर m माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ z प्लस, इस बार z माइनस a की होल पावर m छूटेगा, z माइनस a टू दी होल पावर m एज इट इज़ q ऑफ z का डिफ्रेंशिएशन q डैश ऑफ z। यहीं से दिमाग में एक नकल बैठाते हुए चलना, जब पहली बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो यहाँ m माइनस 1 हुआ है, और उसके बाद इस हिस्से को देखें तो पहली बार का डिफ्रेंशिएशन तो q डैश ऑफ z और साथ में z माइनस a टू दी पावर m। दूसरी बार हम इससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो p डबल डैश ऑफ z इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम्स डिफ्रेंशिएशन इसका कर रहे हैं पहले, ये हुआ m इंटू एम माइनस 1, ठीक, इंटू z माइनस a टू दी पावर m माइनस 2 और इंटू q ऑफ z प्लस, आपकी ये छूटेगा, q ऑफ z का डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका आएगा m इंटू z माइनस a टू दी होल पावर m माइनस 1 इंटू क्यू डैश ऑफ z। ये इसका डिफ्रेंशिएशन खत्म हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका इस टुकड़े में पहले इसका करते हैं तो ये आएगा प्लस m इंटू z माइनस a टू दी होल पावर m क्यू डैश ऑफ z, ये हुआ। अब इस हिस्से का करते हैं तो ये आएगा प्लस z माइनस a टू दी होल पावर m इंटू क्यू डबल डैश ऑफ z, यानी p डबल डैश ऑफ z हमारे पास आया, p डबल डैश ऑफ z इज इक्वल टू, ये टुकड़ा एज इट इज़
m इंटू एम माइनस वन इंटू जेड माइनस ए टू द पावर m माइनस टू इंटू क्यू ऑफ जेड प्लस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि बनेगा 2m इंटू जेड माइनस ए टू द पावर m माइनस वन क्यू डैश ऑफ z, और लास्ट का टर्म आया प्लस z माइनस ए टू द पावर m क्यू डबल डैश ऑफ z। ये इतना हिस्सा नोट करो इसे। एक बार फिर से नकल देखते हैं। p डैश ऑफ z जब ये पहली बार डिफरेंशिएट था तो सबसे लास्ट वाला टर्म अगर देखा जाए तो लास्ट वाला टर्म z माइनस ए की पावर m क्यू डैश ऑफ z, एक बार यहाँ डिफरेंशिएशन एक बार यहाँ। इसे देखा जाए p डबल डैश ऑफ z, तो p डबल डैश ऑफ z में दो बार का डिफरेंशिएशन, तो लास्ट में z माइनस ए टू द पावर m क्यू डबल डैश ऑफ z, यानी एक बात तो तय होगी। तीन बार करेंगे तो लास्ट का टर्म होगा z माइनस ए टू द पावर m क्यू ट्रिपल डैश ऑफ z, यानी कि जब लास्ट m टाइम्स भी करेंगे तब पर भी होगा z माइनस ए टू द पावर m क्यू m ऑफ z। ये इतना वो लास्ट की नकल थी। ठीक, अब इधर देखते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट हुआ तो पावर m माइनस वन और फिर यहाँ पर m, यानी पावर यहाँ जितनी थी उससे यहाँ एक बढ़ गई। इसमें आते हैं, दो बार का डिफरेंशिएशन किया तो जब दो बार का डिफरेंशिएशन किया पहले पावर यहाँ m माइनस टू, फिर पावर एक बढ़ जाती है m माइनस वन, फिर पावर एक और बढ़ जाती है, लास्ट में m तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब तीन बार करेंगे तो m माइनस दो था तो m माइनस टू, तीन बार करेंगे तो m माइनस थ्री वाली पावर, फिर m माइनस टू वाली पावर, m माइनस वन की पावर और लास्ट में m वाली पावर। ठीक, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, p ट्रिपल डैश ऑफ z इज इक्वल टू, पहला हिस्सा तो हम पूरा पूरा लिखेंगे, ये है m माइनस वन m माइनस टू, यहाँ पर होगा z माइनस ए टू द पावर m माइनस थ्री क्यू ऑफ z प्लस m माइनस थ्री है तो अगले में पावर होगी m माइनस टू, मतलब इससे पावर एक ज़्यादा, तो इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं टर्म्स विद z माइनस ए टू द पावर इससे एक ज़्यादा m माइनस टू, m माइनस टू। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है इसलिए हम इसे बोल रहे हैं, इसलिए लिख लो इसे। ये लिखा गया है m माइनस वन m माइनस टू z माइनस ए टू द पावर m माइनस थ्री क्यू ऑफ z, यहाँ पावर m माइनस थ्री है तो अब अगला जो भी टर्म होगा वो इससे z माइनस ए की पावर इससे एक ज़्यादा होगी, यानी टर्म्स विद z माइनस ए टू द पावर m माइनस टू। तो जाहिर सी बात है अगला वाला इसी तरीके से प्लस टर्म्स विद z माइनस ए टू द पावर m माइनस वन, और ये एक टर्म हम यहाँ पर ऐसे छोड़ दे रहे हैं, सो ऑन प्लस, चूँकि तीन बार का डिफरेंशिएशन है तो लास्ट वाला पैकेट होगा, यहाँ लिख रहे हैं z माइनस ए टू द पावर m और q ट्रिपल डैश ऑफ z। एक टर्म हम बीच में छोड़ दिए हैं, वो है टर्म्स विद z माइनस ए टू द पावर m माइनस वन। यानी अब अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हम अप टू सो ऑन हमारे पास m टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा पी m ऑफ z इज इक्वल टू m माइनस वन m माइनस टू, तीन बार था तो यहाँ m माइनस टू आया, चार बार होगा तो m माइनस वन m माइनस टू m माइनस थ्री। इन शॉर्ट कहें तो m टाइम्स कर रहे हैं तो ये होगा m माइनस वन से ले करके थ्री इंटू टू इंटू वन, जिसे समेट करके हम केवल और केवल फैक्टोरियल m लिख सकते हैं। इसे हम सीधे लिख रहे हैं फैक्टोरियल m और साथ में q ऑफ z प्लस टर्म्स विद z माइनस ए टू द पावर वन। रीज़न होना यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ z माइनस ए टू द पावर m माइनस m होता, दो बार का डिफरेंशिएशन तो m माइनस टू, तीन बार का डिफरेंशिएशन m माइनस थ्री, तो m बार का डिफरेंशिएशन तो m माइनस m। तो अगला जो भी टर्म होता वो डिग्री इससे एक ज़्यादा लेता, तो इससे एक ज़्यादा डिग्री का मतलब m माइनस m इस हिस्से में,
यहाँ होता z माइनस ए टू दी पावर, इससे डिग्री एक ज़्यादा, m माइनस m, इसकी डिग्री थी एक ज़्यादा प्लस 1, इसका मतलब z माइनस ए टू दी पावर 1, ये हिस्सा। अच्छा, डिग्री एक एक सब में आगे बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब प्लस टर्म विद z माइनस ए टू दी पावर 2, और ये चलते चलते प्लस लास्ट में फिर वही बात, 3 बार का डिफ्रेंशिएशन, तो z माइनस ए की पावर m q ट्रिपल डैश ऑफ z, तो अब की बार तो m बार का डिफ्रेंशिएशन है, तो प्लस z माइनस ए टू दी पावर m q m ऑफ z, ये हो गया। ये थोड़ा सा हो सकता है कॉर्नर पे हो गया है, दिखने में दिक्कत है, हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी सो ऑन, इस तरीके से सो ऑन, प्लस ये हो गया z माइनस ए टू दी पावर m q m ऑफ z। अब मेरा अगला काम है देखना कि क्या z इज इक्वल टू ए पर ये mth डेरिवेटिव जो आया हुआ है क्या ये ज़ीरो होगा। अगर हम z इज इक्वल टू ए रखें तो सोचो पहला p ऑफ z इज इक्वल टू ए पर ज़ीरो होगा, क्योंकि p ऑफ z के लिए खुद z इज इक्वल टू ए जीरोस का काम कर रहा था। पहला p ऑफ z ज़ीरो होगा, p डैश ऑफ z अपनी अपनी कॉपी में देखना, p डैश ऑफ z इज इक्वल टू ए रखने पर टोटल हिस्सा ज़ीरो होगा, क्योंकि z माइनस ए हर एक टर्म में मौजूद है। इसमें साफ साफ दिख रहा है z माइनस ए मौजूद, z माइनस ए मौजूद, z माइनस ए मौजूद हर जगह, तो ऑल टोटल ज़ीरो होगा। m वाले में देखें तो पहले फैक्टर में z माइनस ए नहीं है, लेकिन इसके आगे जितने लोग हैं सबके पास z माइनस ए मौजूद है, तो z इज इक्वल टू ए रखते ही आगे के सारे टर्म कितने हो जाएंगे, ज़ीरो। हम इसी बात को यहाँ पर सीधे लिख रहे हैं। लिखना, पुट z इज इक्वल टू स्मॉल ए, पुट z इज इक्वल टू स्मॉल ए, b get p of a is equal to p dash of a is equal to so on is equal to p m minus 1 of a all equal to 0, but लेकिन p m of a is equal to factorial m into q of a, और हम शुरू में बोल चुके हैं q of a does not equal to 0 है, तो दिस डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। देयरफॉर सोचो जीरोस का ऑर्डर हमने कितना माना था, m माना था, तो mth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आया है वो भी खुद कैसा आया है, नॉन ज़ीरो, तो पहला नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव mth ऑर्डर वाला मिला, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर और जीरोस का ऑर्डर दोनों आपस में कैसे बैठे, एक बराबर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जीरोस, ऑर्डर ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल equals the order of its non-vanishing derivative। इट्स नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव। ये थ्योरम कंप्लीट हुई। अगली हेडिंग डाल देना, रेशनल फंक्शन। हेडिंग है रेशनल फंक्शन। इसमें लिखना, सीधी सी डिफिनेशन है, रेशनल फंक्शन आर ऑफ जेड, रेशनल फंक्शन, कोई भी रेशनल फंक्शन एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है और ये इसका फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं रेशनल फंक्शन आर ऑफ जेड
इज़ ऑफ द फॉर्म, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आर ऑफ जेड इज इक्वल टू पी ऑफ जेड अपॉन क्यू ऑफ जेड, वेयर, जहाँ पर पी ऑफ जेड और क्यू ऑफ जेड क्या है ये बताने चल रहे हैं, वेयर पी ऑफ जेड ये कुछ और नहीं, ये n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, और नीचे क्यू ऑफ जेड ये m डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल जिसमें दोनों कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, ऐसे केस में व्हेन वन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, तो हमको जो भी मिलेगा वो हमारा एक रेशनल फंक्शन होगा। बशर्ते शर्त यही है कि दोनों पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म कॉमन नहीं होने चाहिए, अगर कॉमन होता है तो हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। लिखना वेयर पी ऑफ जेड इज इक्वल टू a0 प्लस a1 z प्लस सो ऑन प्लस an z टू दी पावर n, और an डज नॉट इक्वल टू 0। q ऑफ z इज इक्वल टू b0 प्लस b1 z प्लस b2 z स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस bm z टू दी पावर m, और bm डज नॉट इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक, हैविंग नो फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं रखते हैं, हैविंग नो फैक्टर इन कॉमन, और पी ऑफ जेड क्यू ऑफ जेड आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रखते हैं। ठीक, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा उसे रेशनल फंक्शन कहा जाएगा। इसके बारे में कुछ रिमार्क हैं, रिमार्क लिखना। रिमार्क, सबसे पहला रिमार्क स्टार 1 करके लिख रहे हैं, आर ऑफ जेड यानी ये पूरा का पूरा रेशनल फंक्शन टेंड्स कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, आर ऑफ जेड टेंडिंग टू द इन्फिनिटी एट 0 ऑफ क्यू ऑफ जेड। ये नीचे क्यू ऑफ जेड, अगर हमें क्यू ऑफ जेड के ज़ीरोज़ पता हैं तो क्यू ऑफ जेड के ज़ीरोज़, जैसे हम क्यू ऑफ जेड का ज़ीरोज़ यहाँ पर रखेंगे तुरंत क्यू ऑफ जेड 0 बन जाएगा, इसके 0 बनते ही आर ऑफ जेड टेंड्स कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगला रिमार्क जो हम लिखने चल रहे हैं, क्यू ऑफ जेड के जो जीरोज़ होंगे वो आर ऑफ जेड के लिए पोल का काम कर रहे होंगे, क्योंकि क्यू ऑफ जेड के जीरोज़ पर आर ऑफ जेड अपना बिहेवियर बताने को तैयार नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसका बिहेवियर क्या होगा, यानी ये फंक्शन एट द जीरोज़ ऑफ क्यू ऑफ जेड आर ऑफ जेड सीजेस टू बी एनालिटिक, ये वर्डिंग इस्तेमाल होती है। दूसरा रिमार्क इसी में लिख देना, जो बात अभी अभी कहे हैं इसी को लिख रहे हैं, द जीरोज़ ऑफ क्यू ऑफ जेड, द जीरोज़ ऑफ क्यू ऑफ जेड आर पोल्स ऑफ आर ऑफ जेड, आर पोल्स ऑफ आर ऑफ जेड। डिनोमिनेटर क्यू ऑफ जेड, इसके जो भी जीरोज़ होंगे वह हमारे आर ऑफ जेड के लिए पोल्स का काम कर रहे होंगे। ठीक, अब जैसे z इज इक्वल टू ए इसके लिए जीरोज़ का काम करता है, तो z इज इक्वल टू ए आर ऑफ जेड के लिए पोल्स का काम करेगा। ऑर्डर सेम टू सेम होंगे करेस्पॉन्डेंस में। ठीक, तीसरा रिमार्क लिखें, तीसरा रिमार्क लिखो, चाहे इसी में एंड करके बढ़ा दो, हम इसी में एंड करके बढ़ा दे रहे हैं। एंड ऑर्डर ऑफ पोल, ऑर्डर ऑफ पोल ऑफ आर ऑफ जेड, और ये जो आर ऑफ जेड का पोल बना इसका जो ऑर्डर होगा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ करस्पॉन्डिंग ज़ीरो, ऑर्डर ऑफ करस्पॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ करस्पॉन्डिंग जीरो ऑफ क्यू ऑफ जेड, जीरो ऑफ क्यू ऑफ जेड। ठीक, तीसरा रिमार्क इसी में, स्टार 3 करके लिख देना। तीसरा रिमार्क, थर्ड पॉइंट है। अब हम आर ऑफ जेड का डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं। हम आर ऑफ जेड को एक बार यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। आर ऑफ जेड मेरे पास था, आर ऑफ जेड इज इक्वल टू पी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ जेड। तो आर डैश ऑफ जेड यानी आर ऑफ जेड का डिफ्रेंसिएशन
ठीक, नीचे वाला छूटेगा, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी दिस इज इक्वल टू पी डैश ऑफ जेड, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन, क्यू ऑफ जेड छूटा, क्यू ऑफ जेड माइनस अब की बार क्यू डैश ऑफ जेड इंटू पी ऑफ जेड ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर ऑफ जेड। और ये ऊपर का एक्सप्रेशन ये खुद एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड बशर्ते प्रोवाइडेड क्यू ऑफ जेड डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बशर्ते क्यू ऑफ जेड ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, इससे ये बात पता चलती है, दिस इम्प्लाइज दैट पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, यानी फिर से आर डैश ऑफ जेड भी कैसा हुआ, रेशनल हो गया। डेरिवेटिव ऑफ रेशनल फंक्शन is again a rational function, is again a rational function, is again a rational function। और एक बार फिर से q ऑफ जेड के जीरोस पर r डैश ऑफ जेड टेंडिंग टू द इन्फिनिटी होगा, मतलब फिर से वापस r डैश ऑफ जेड के पोल और r ऑफ जेड के पोल दोनों आपस में एक बराबर होंगे। a rational function having the same pole, having the same pole as r of z, as r of z, यानी जो पोल r ऑफ जेड का होगा वही पोल r डैश ऑफ जेड यानी r ऑफ जेड के डेरिवेटिव का होगा। लेकिन हाँ, पोल के ऑर्डर डिफरेंट होंगे, पोल के ऑर्डर सेम नहीं हो सकते हैं।